students, in this lecture we will cover the whole surface chemistry. It will be a video of two parts. ये दो पार्ट का वीडियो होगा. पहले पार्ट में हम बिफोर कॉलॉइड्स लेके ख़त्म करेंगे और दूसरा पार्ट में कॉलॉइड्स से शुरुआत करके हम एकदम लास्ट तक जाएंगे जो कि है अराउंड कॉलॉइड्स अराउंड अस. तो चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री और चैनल का नाम है कैम क्लास. बहुत ही प्यारा सा एक इजी चैप्टर है. लेसन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री. ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the phenomena that occurs at the surface or interface of an object. तो जो एक कोई सरफेस हो गया, कोई भी एक मेटल का सरफेस हो गया, पैलेडियम का एक मेटल, इसकी सरफेस में अगर कोई घटना हो रही है या फिर दो सरफेस की अंदर जो इंटरफेस होता है उसमें का कोई भी घटना हो रही है, तो और इस चीज़ को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, कैसे घटना हो रही है, क्यों हो रही है, इसका ऊपर का फैक्टर क्या क्या है, जो ब्रांच में इसको सारी डिटेल्स में स्टडी किया जाता है वो ब्रांच कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है. अच्छा, तो इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है सरफेस केमिस्ट्री में जिसका नाम होगा एडजॉर्प्शन. एक होता है एब्जॉर्प्शन, ABSORP. एक होता है एब्जॉर्प्शन. डिफरेंस किसमें है? डिफरेंस यहाँ पर D और यहाँ पर B. डिफरेंस यहाँ पर D, यहाँ पर B. तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? कोई भी एक चीज दूसरी एक चीज की सरफेस में ही बैठेगा और ये चीज सरफेस के अंदर नहीं समा जाएगा. जो चीज अगर सरफेस में सिर्फ इट्स ओनली स्टिक टू द सरफेस, द प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. और अगर कोई चीज एब्जॉर्ब मतलब अंदर समा जाए तो उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, AB, और इसको कहेंगे हम AD. ये याद रखो. जैसे कि एज एन एग्जांपल, अगर आप कोई भी एक चौक जो होता है ना, जो बोर्ड में लिखता है, जो चौक व्हाइट कलर का जो चौक होता है, उस चौक को अगर एक कोई कलर्ड वाटर में, एक कलर्ड वाटर में अगर एक चौक का पीस को हम डुबा के रखें, बहुत देर तक डुबा के रखें इस चौक को, और उसके बाद अगर चौक को हम उठाए तो चौक का बाहरी सरफेस का जो कलर होगा वो तो सॉल्यूशन का कलर होगा. अगर सॉल्यूशन ब्लू था तो चौक का जो सरफेस है वो भी ब्लू कलर हो जाएगा. लेकिन अगर हम चौक को बीच में से तोड़ दे तो चौक का जो भीतर का एरिया होगा, अंदर का जो एरिया होगा, वो एकदम सफेद रहेगा. इसका मतलब क्या हुआ? कलर के जो पार्टिकल्स था वो चौक के अंदर नहीं समा गया. इट डजंट एंटर्स द चौक, इट ओनली स्टिक टू द सरफेस ऑफ द चौक. और इसलिए इसको हम कहेंगे एडजॉर्प्शन प्रोसेस. लेकिन अगर एक जो स्पॉन्ज हो गया हमारा, एक स्पॉन्ज का टुकड़ा लेके एक पानी के टब में आप डुबो दो तो पानी सारा अंदर खींच लेगा. ये स्पॉन्ज सारे अंदर खींच लेगा ये स्पॉन्ज. मतलब इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस दूसरे एक सब्सटेंस के अंदर चला गया, मतलब यहां पर हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन. तो डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस आ गया कि जो ऐड होगा और जो एब होगा, हमारा जो ऐड होगा
वो होगा एक सरफेस फेनोमेना। और जो हमारा एब होगा वो होगा एक बल्क फेनोमेना। बल्क मतलब अंदर, वॉल्यूमेट्रिक फेनोमेना है ये। दूसरा जो प्रॉपर्टी होगा एब्जॉर्प्शन में, देखो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा चीजों का कंसंट्रेशन या अमाउंट कहां पर बढ़ेगा, सरफेस पे ही बढ़ेगा, अंदर तो कोई चीज समाई ही नहीं। इसका मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस increases only at the surface। लेकिन आप अगर एब्जॉर्प्शन में देखो तो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एट द बल्क, मतलब अंदर चीजों का अमाउंट बढ़ता रहेगा, लेकिन यहां पर सरफेस में चीजों का अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। वी विल फोकस ओनली ऑन एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर मैं एड लिखूँ समझ लो वो एडजॉर्प्शन का बात हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कोई चीज़ है, कुछ टर्म्स है, जैसे कि पहला हो गया एडजॉर्बेंट, दूसरा हो गया एडजॉर्बेट, तीसरा हो गया जॉर्प्शन, और चौथा हो गया, फोर्थ वन इज डिजॉर्प्शन। ओके, एडजॉर्बेंट मतलब क्या होगा, कोई भी एक चीज होगा जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें दो चीज चाहिए, एक वो चीज जिसके ऊपर पार्टिकल्स लगेगा और एक वो चीज जो आके इसके साथ चिपकेगा, मतलब द सब्सटेंस ऑन व्हिच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिसके ऊपर होता है एडजॉर्प्शन, जिसमें आके लगता है चीजों, उसको हम बताएंगे कि दिस इज आवर एडजॉर्बेंट। ये हो गया हमारा एडजॉर्बेंट, ये मेटल का जो टुकड़ा होगा, जो कोई भी चीज जिसमें आके मॉलिक्यूल चिपक रहा है, वो हो गया हमारा एडजॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल्स आके चिपक रहा है, कोई भी गैस का कोई मॉलिक्यूल हो गया, दिस गैस मॉलिक्यूल आर नोन एज एडजॉर्बेंट व्हिच आर एडजॉर्ब्ड, जो आके हो रहा है एडजॉर्ब्ड। जॉर्प्शन मतलब क्या, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें थोड़ा थोड़ा पार्टिकल अंदर भी जा रहा है और थोड़ा थोड़ा पार्टिकल बाहर में भी चिपका हुआ है। अगर एड और एब एक साथ हो साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, तो इसको हम कहेंगे जॉर्प्शन। मतलब यहां पर एड प्लस एब दोनों ही हो रहा है। और डिजॉर्प्शन मीन्स इट इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। कोई भी चीज सरफेस से चिपका हुआ है, किसी भी तरह इसको अगर ऐसे कन्वर्ट कर दे तो ये सरफेस क्लीन कर दिया और जो पार्टिकल चिपका हुआ था वो चला गया सब, मतलब रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब पार्टिकल, रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड पार्टिकल, जो लगा हुआ था सरफेस में उसका खुल जाना, रिवर्स, इसको हम कहेंगे डिजॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा। अब हम डिस्कस करेंगे, वी विल नाउ डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो बच्चों, इसको तुम कंसीडर कर लेना, जहां जहां पर ऐड होगा वो मतलब वो एडजॉर्प्शन का मीनिंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा। तो एडजॉर्प्शन हो क्यों रहा है, इसका मैकेनिज्म के पीछे एक क्लासिकल मैकेनिज्म है और एक है थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला वाला है क्लासिकल मैकेनिज्म, जो कि ये मानता है कि अगर कोई एक पार्टिकल अंदर है और एक पार्टिकल बाहर है, बाहर के पार्टिकल का एनवायरनमेंट अंदर के पार्टिकल के एनवायरनमेंट से बहुत अलग होता है। और ये सारा चीज आपने सरफेस टेंशन फर्स्ट ईयर में, क्लास 11 में
सरफेस टेंशन सेक्शन में थोड़ा सा पड़ा हुआ है कि एक बल्क पार्टिकल का एनवायरनमेंट, ये एक बल्क पार्टिकल हो गया और ये हो गया हमारा एक सरफेस पार्टिकल। सरफेस पार्टिकल चारों तरफ से एक ही टाइप के पार्टिकल से घिरा हुआ है नहीं। यहाँ पर एयर पार्टिकल होगा, यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल होगा, लेकिन एक बल्क पार्टिकल के चारों तरफ से एक ही टाइप के पार्टिकल घिरा हुआ है। तो अगर चारों तरफ से एक ही टाइप का पार्टिकल घिरा हुआ है, उसका मतलब दैट मीन्स दैट all the force acting on this particle will be balanced, क्योंकि ये जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना फोर्स लगाएगा, ये भी उतना फोर्स लगाएगा, ये भी उतना फोर्स लगाएगा। मतलब ये पार्टिकल जो है एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में है। लेकिन ये जो पार्टिकल है इसमें चारों तरफ से एक टाइप का फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि दिस पार्टिकल इज नॉट सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। तो इसका तो दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग हो गया। अच्छा, तो अगर एक चीज को बैलेंस्ड फोर्स है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, और अनबैलेंस्ड फोर्स में ही डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होना मतलब चीज थोड़ा अनस्टेबल है। तो अगर सरफेस में कोई भी पार्टिकल एक चिपका हुआ है, इफ एनी पार्टिकल एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस, तो ये क्या करेगा, अपना जो सरफेस का रेसिडुअल फोर्स है, जो कि एक सरफेस पे तनाव है, खिंचाव है, उस तनाव को डिक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि सरफेस का एनर्जी जितना डिक्रीज होगा उतना सरफेस का पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए अगर हमने मान लिया ये कोई एक मेटल का सरफेस है, सपोज पकड़ लो इसका पैलेडियम, ये पैलेडियम के सरफेस है और यहाँ पर कोई भी एक हाइड्रोजन और दूसरा गैस घूम रहा है, तो ये गैस पार्टिकल एक आके चिपका, तो सरफेस का रेसिडुअल फोर्स थोड़ा डिक्रीज हुआ, तो कॉन्टिन्यूअसली पार्टिकल यहाँ पर आके चिपकता जाएगा और यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व होता जाएगा, इससे एनर्जी निकलता जाएगा, और जितना एनर्जी इससे निकलेगा उतना ज़्यादा ये सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होगा, और अगर एनर्जी डिक्रीज हुआ तो सिस्टम हमारा स्टेबल बनता गया। तो इसलिए टू डिक्रीज द रेसिडुअल फोर्स द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंटिन्यूज ऑन इटसेल्फ, खुद ही होता है ये। तो ये हो गया हमारा क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। लेकिन जो थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, अच्छा थर्मोडायनामिक्स ने हमको एक बहुत ही अच्छा काम किया। थर्मोडायनामिक्स में हमको गिव्स अस एन इक्वेशन व्हिच इज नोन एज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होते हैं बच्चों, एंट्रोपी मतलब मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एनी प्रोसेस व्हिच इज ऑकरिंग ऑन इट्स ओन, अगर कोई भी प्रोसेस अपने आप खुद हो रहा है तो उस प्रोसेस का डेल्टा जी का वैल्यू तो नेगेटिव होना चाहिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ये पॉजिटिव होता है। अच्छा देखो, अगर कोई भी चीज, कोई भी गैस पार्टिकल हो या फिर लिक्विड बाय सॉलिड कोई भी पार्टिकल हो, अगर कोई सरफेस से आके चिपक रहा है तो इसमें से तो एनर्जी रिलीज होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस मोस्ट ऑफ ऑल, सॉरी। तो अगर कोई चीज यहाँ पर आके चिपक रहा है मतलब यहां से एनर्जी निकलेगा बाहर, मतलब एब्जॉर्प्शन एक कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पर डेल्टा एच का साइन होगा नेगेटिव, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट, अगर कोई भी एक गैस पार्टिकल ऐसे ही पहले उल्टा उल्टा घूम रहा था हियर एंड देयर, तो उसका तो एक एक पार्टिकल का रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगा,
और हर एक चीज क्या चाहता है। अगर थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट टेल्स अस दैट एनी सब्सटेंस विच मूव्स रैंडमली, जो कि एक गैस पार्टिकल तो अब घूम रहा है इधर उधर, अगर ये गैस पार्टिकल इस मेटल के सरफेस में आके अगर चिपक गया तो ये तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज हो गया, मतलब इसका रैंडमनेस डिक्रीज हो गया। रैंडमनेस डिक्रीज होना मतलब क्या, डेल्टा एस का वैल्यू डिक्रीज, मतलब डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या कहता है हमसे, इक्वेशन क्या कहता है कि डेल्टा जी हमको चाहिए नेगेटिव टू बिकम ए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, इसका वैल्यू भी नेगेटिव है और ये हमारा फॉर्मूला का नेगेटिव हो गया, बिठा दिया। टी विल बी ऑलवेज इन केल्विन, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और डेल्टा एस भी यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है क्योंकि हमारा रैंडमनेस गैस पार्टिकल का डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया डेल्टा एस हमारा नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव और दिस नेगेटिव मेक्स इट्स पॉजिटिव साइन विथ टी, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब माइनस हो गया डेल्टा जी। तो मतलब अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज और द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। बट कंडीशन यही है कि डेल्टा एच का वैल्यू इट शुड बी लार्जली नेगेटिव एज कंपेयर टू डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस और टेम्परेचर ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया, सपोज टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो ये तो माइनस और ये माइनस मिलकर इसको पॉजिटिव बना दिया। अगर टी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया तो अल्टीमेटली दिस डेल्टा जी विल बिकम पॉजिटिव, देन द रिएक्शन विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। तो टी शुड बी वेरी लेस, टेम्परेचर जितना कम होगा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस उतना अच्छे से होगा, मतलब उतना स्पॉन्टेनियस होगा। देखो अगर यहाँ पर टी हमारा, अगर यहाँ पर टी हमारा पॉजिटिव हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अगर टी ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो ये तो इसको ओवरकम कर लेगा डेल्टा एच को। अगर डेल्टा एच को ये ओवरकम कर लिया तो द डेल्टा जी विल अल्टीमेटली बिकम नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, मीन्स द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन हमारा तो एब्जॉर्प्शन खुद हो रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा टी का वैल्यू बहुत ही कम होना है। अगर टी कम होगा then our delta G become negative and for which the process of adsorption may become spontaneous। तो ये तो था गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, कोई भी चीज की क्लासिफिकेशन करने के पहले हमको एक बेस पे डिपेंड करना चाहिए, किसके मुताबिक हम इस चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन का आप क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन टाइप्स और नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। जो कि हमारा एडजॉर्बेंट था जिससे आके मॉलिक्यूल चिपकता है, उस एडजॉर्बेंट और गैस पार्टिकल जो एडजॉर्बेट है उसके बीच में कैसा फोर्स है। अगर ये फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है तो उसको एक कैटेगरी में रखेंगे हम, और अगर इस पार्टिकल और इस बोर्ड के बीच में फोर्स बहुत ही कम हो तो इसको हम दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। अब वीक फोर्स में कौन कौन आता है, ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्स, जैसे कि हमारा ऑल वैंडरवाल टाइप फोर्स हो गया। और वैंडरवाल फोर्स एक कैसा टाइप फोर्स है, दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल फोर्स, इसमें तो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता। तो अगर हमारा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स हो तो इस एड्जॉर्प्शन को हम बोलेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और इसको एक वर्ड में कहते हैं फिजिजॉर्प्शन। ठीक है। अच्छा, अगर हमारा फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हुआ तो स्ट्रॉन्ग फोर्स में कौन आता है, ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयोनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया।
तो अगर वैन वाल फोर्स नहीं, अगर एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो उस एड्जॉर्प्शन को हम बोलेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन, और इसको हम केमिजॉर्प्शन भी बता सकते हैं एक वर्ड में। इसको हम केमिजॉर्प्शन भी बता सकते हैं एक वर्ड में। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ force between adsorbate and adsorbent, there are two types of adsorption, physisorption and chemisorption। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट डिफरेंस क्या क्या हो सकता है फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के अंदर? देखो यहां पर तो दिस इज हैविंग ए वीक वैन डर वाल फोर्स, एक हो गया बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, और यहां पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल, क्योंकि एक चीज आके चिपक रहा है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब ये तो खुल जा भी सकता है, और एक बार खोल गया फिर बाद में चिपकेगा, मतलब दिस प्रोसेस इज समवॉट रिवर्सिबल। बट केमिकल बॉन्ड अगर एक बार फॉर्म हुआ तो ये तो टूटने में बहुत वक्त लगाएगा, नहीं टूटेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको टूटने के लिए, मतलब दिस इज समवॉट इरिवर्सिबल, दिस इज समवॉट इरिवर्सिबल। और फिजिसॉर्प्शन जो है वो होता है हमारा मल्टी लेयर, एंड अप टू 3 लेयर्स कैन बी फॉर्म, मतलब एक लेयर हो गया एटम्स का, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर हो सकता है, लेकिन हमारा जो केमिसॉर्प्शन है वो मोनो लेयर है, और हमारा जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो मोनो लेयर है, वो मोनो लेयर है। ठीक है, थी बेसिक डिफरेंस तो आपको पता होगा ही। जो कि फिजिसॉर्प्शन है, इट इज नॉट स्पेसिफिक। जैसे कि कोई भी चीज अगर कोई भी चीज पे चिपक रहा है, जैसे कि आप चौक से बोर्ड में लिख रहे हो, तो चौक का पाउडर तो बोर्ड में लग रहा है, लेकिन वहां पर तो कोई हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। अच्छा, चौक और बोर्ड से जब लिख रहे हैं तो कौन सा होगा हमारा एड्जॉर्बेंट? बोर्ड होगा हमारा एड्जॉर्बेंट, और चौक होगा, चौक का जो पाउडर है वो होगा हमारा एड्जॉर्बेट। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, जहां कहा भी हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन इज वेरी स्पेसिफिक, दिस इज वेरी स्पेसिफिक। जहां जहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का एक प्रोबेबिलिटी होगा, एंड देयर विल बी ए चांस ऑफ केमिसॉर्प्शन। यहां पर एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लेस, कितना? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। यहां पर एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन is high, around 80 to 240 किलो जूल। एंथैल्पी एब्जॉर्प्शन मींस अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो 80 से 24 एनर्जी तो 240 एनर्जी यहां से निकल सकता है, निकलेगा ही कितना? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा उतना ज्यादा ही एनर्जी रिलीज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये वीक फोर्स है तो इसमें एनर्जी भी कम रिलीज होगा, एकदम कम रिलीज होगा एनर्जी। तो these are the 5 basic important difference between फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन। और एक है वो भी लिख सकता हूं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लोअर टेम्परेचर इज फेवरेबल, सुइटेबल, लेकिन इसमें हायर टेम्परेचर इज सुइटेबल। पहले एक टाइम के लिए हायर टेम्परेचर इसके लिए सुइटेबल होता है, बाद में वो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वो तो घटेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हायर टेम्परेचर इज फेवरेबल और सुइटेबल। तो ये हो गया फिजिकल और केमिकल के बीच में हमारा डिफरेंस। ओके, नाउ वी विल डील विथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर on chemi and physical adsorption।
पहले हम टेम्परेचर का डिफरेंस पता करेंगे केमिकल और फिजिकल के ऊपर। देखो एक ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ से सारा पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और ये हो गया हमारा टेम्परेचर। दिस इज फॉर फिजिकल। और केमिकल के लिए ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और ये हो गया हमारा टेम्परेचर। दिखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन का अमाउंट घटेगा। और केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए पहले एक पॉइंट तक जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे एब्जॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ेगा, उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट घटेगा। मतलब देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के जो रीजन है, अगर कोई भी एक सरफेस में कोई भी पार्टिकल चिपक रहा है, इसमें तो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर इस चीज का टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस और सडनली इसको हम हीट अप कर दिया और इसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री, तो यहाँ पर तक कम पार्टिकल लगेगा। मतलब जो भी गैस पार्टिकल यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ था, अगर आप उसको हीट करेंगे तो उसका गैस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो यह तो डिजॉल्व हो जाएगा, खुल जाएगा सरफेस से। मतलब अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होना चाहिए बच्चों, कोई भी एक सब्सटेंस का सरफेस से एक केमिकल बॉन्ड करना पड़ेगा। एंड वी हैव स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बीच में एक होता है ट्रांजिशन स्टेट। और अगर हमको ट्रांजिशन स्टेट बनाना है तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो पहले बढ़ाना पड़ेगा। और रिएक्टेंट को एनर्जी बढ़ा के ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कह देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले वाले में देखो या तो कोई केमिकल बॉन्ड है ही नहीं, लेकिन हमको यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनाना है। और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वी हैव टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, मतलब एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई व्हेन यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एनर्जी बढ़ रहा है तो केमिकल बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा था। एक टाइम तक ये बॉन्ड फॉर्म होना है खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप एनर्जी बढ़ाते रहेंगे मतलब क्या, सरफेस तो फुल्ली कवर अप हो गया था केमिकल बॉन्ड से। अगर उसके बाद भी आप केमिकल बॉन्ड होने के बाद भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सरफेस तो फुल्ली कवर्ड है। तो अब यही टेम्परेचर आपके लिए एक पॉइजन का काम करेगा। मतलब जो भी पार्टिकल एब्जॉर्ब था, अगर टेम्परेचर दोगे तो ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा। दैट्स व्हाई आफ्टर ए पॉइंट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहां तक ये एनर्जी एज एन एक्टिवेशन एनर्जी काम किया, लेकिन एक पॉइंट के बाद जितना भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, द मोर यू इंक्रीज टेम्परेचर द डिसॉर्प्शन विल प्रोसीड। एंड दैट्स व्हाई फॉर केमिजॉर्प्शन एक पॉइंट तक एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और उसके बाद वो घट जाता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन जो सेक्शन है इसका आइसोथर्म सेक्शन है, उसमें डिस्कस करेंगे। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आइसोथर्म होता क्या है? आइसोथर्म मीन्स वेरिएशन ऑफ एनीथिंग, द ग्राफ व्हिच शोज वेरिएशन ऑफ एनीथिंग कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। यहां पर किस किस का वेरिएशन होगा बच्चों? यहां पर हम वेरिएशन करेंगे, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, ये दोनों चीज हमारा वेरिएबल होगा, ये चेंज होता रहेगा। तो वी विल डील विथ और द ग्राफ व्हिच शोज द वेरिएशन ऑफ amount of absorption and pressure keeping the temperature constant is known as isotherm. क्या isotherm? It is absorption isotherm. Definition is what? The graph or the plot which shows the variation of amount of absorption
with pressure at constant temperature is known as adsorption system. इसको कौन स्टार्ट किया था? पहला जो था फ्रिनलिच ने, and this is about 1909. तो दिस इज समव्हाट इट इज क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन. कितना ज्यादा एब्जॉर्बेंट में कितना ज्यादा गैस पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा, दैट डील्स विद दिस. और इस साइंटिस्ट के बदौलत एक इक्वेशन जो है वो है x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाई एन. इसमें x क्या होगा? हियर x implies amount of gas particles adsorbed. और एक बात याद रखो, this equation deals when the adsorbent is solid and the adsorbate are gas particle. तो यहाँ पर x होगा कितना ज्यादा गैस पार्टिकल आके चिपका, और m हो गया हमारा mass of adsorbate, mass of adsorbent. कितना ज्यादा हमने मास लिया था एडजॉर्बेंट का. P इज आवर प्रेशर, गैस का प्रेशर कितना है. और यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर n का वैल्यू जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 1. अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो 1 बाई n कितना होगा? 1 by n, it may be 0 to 1. This is very important. स्लोप होगा ये हमारे इक्वेशन का. तो n should be greater than 1. और अगर n greater than 1 है तो 1 by n में भी 0 to 1. लोएस्ट 0, हाईएस्ट 1. और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक ग्राफ होगा हमारा ऐसा. यहाँ पर हो गया हमारा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x by m, और यहाँ पर होगा प्रेशर का वेरिएशन. तो पहले बताया था अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब x बाई एम का वेरिएशन हो रहा है किसके साथ? प्रेशर के साथ, कीपिंग द टी कांस्टेंट. अगर x बाई एम बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? यहाँ पर जो हमारा एक्सिस है इसमें तो हमारा x बाई एम का वैल्यू बढ़ रहा है. अगर x बाई एम बढ़ रहा है मतलब x बढ़ रहा है. अगर x बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है? अगर x बढ़ रहा है मतलब अमाउंट ऑफ गैस बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा गैस पार्टिकल आके चिपक रहा है. सो आवर इक्वेशन लुक्स लाइक दिस. वी विल ड्रॉ द इक्वेशन फॉर 3 डिफरेंट टेम्परेचर. पहला वाला इक्वेशन हो गया ये ग्राफ, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला ये ग्राफ. दिस ग्राफ इज अराउंड 195 Kelvin. This graph is around 244 Kelvin. And this graph is about 273 Kelvin. तो यहाँ पर दो चीजों को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा. पहला है वेरिएशन. देखो प्रेशर के, ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता रहेगा एब्जॉर्प्शन का अमाउंट इनिशियली बढ़ता रहेगा, एक पॉइंट तक आएगा, उसके बाद इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा. एक पॉइंट तक जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा गैस पार्टिकल, द मोर अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल विल स्टिक टू द सरफेस. लेकिन उसके बाद अगर आप कंटिन्यूअसली प्रेशर बढ़ाता भी गया तो इससे x बाई एम का वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा. मतलब क्या क्यों हुआ है? इनिशियली तो बढ़ रहा था, लेकिन मतलब इस पॉइंट के बाद दिस पॉइंट मे बी नोन एज जो सैचुरेटेड पॉइंट. मतलब इस पॉइंट में सैचुरेटेड हो गया हमारा सरफेस. इस पॉइंट तक जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाता रहा, 2 ATM में 2 पार्टिकल लगा, 3 ATM में 3 पार्टिकल, 4 ATM 5 पार्टिकल, लग 10 ATM तक फुल्ली कवर्ड हो गया सरफेस. अगर आप 11, 12, 13 ATM भी देंगे प्रेशर, इसमें तो गैस पार्टिकल लगने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज सरफेस इज फुल्ली कवर्ड. दैट्स व्हाई इफ यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज टेम्परेचर देन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी फिक्स्ड. लेकिन यहाँ पर 3 डिफरेंट टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट करा गया था, तो इट मे नॉट बी कंफ्यूज टू यू दैट सर इज टेलिंग इज दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट व्हाई वी आर डीलिंग विद 3 डिफरेंट टेम्परेचर. इस ग्राफ में टेम्परेचर कितना है? इस ग्राफ के सारे पॉइंट में टेम्परेचर का वैल्यू है 273. इस ग्राफ के सारे पॉइंट में टेम्परेचर का वैल्यू कितना है? 244.
3 डिफरेंट टेम्परेचर में किया गया था एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव फाउंड 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। जितना ज्यादा कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। 195 में देखिए x/m का वैल्यू हाईएस्ट है, क्योंकि टेम्परेचर जितना बड़ा हो गए एब्जॉर्प्शन उतना घटेगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा 273 केल्विन बहुत बढ़ गया टेम्परेचर, इसलिए x/m का वैल्यू भी बहुत कम हो गया, जो कि हमने पिछली एक थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब इस इक्वेशन को उठाओ यहां से, x/m इज इक्वल टू kp टू द पावर 1/n। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, x/m इज इक्वल टू kp टू द पावर 1/n। दोनों तरफ लॉग लेने से log x/m इज इक्वल टू log ऑफ kp टू द पावर 1/n। log x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस log ऑफ p टू द पावर 1/n। ये हो गया log ऑफ a p, मतलब log ऑफ a प्लस log ऑफ b। यहाँ पर log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस ये log ऑफ a टू द पावर b, मतलब 1/n log ऑफ p, और यहाँ पर log ऑफ x/m इज इक्वल टू 1/n log ऑफ p प्लस log ऑफ k। This is our y, this is our m, this is our x and this is our c। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। Now if you draw the graph, ये हो गया हमारा x एक्सिस, x में क्या है log ऑफ p है, और y में क्या है log ऑफ x/m है। स्लोप आ गया पॉजिटिव, मतलब ग्राफ अपवर्ड होगा, और इंटरसेप्ट तो 0 है नहीं, मतलब ओरिजिन से ये ग्राफ पास करेगा नहीं, तो ग्राफ विल समवट लुक लाइक दिस। और अगर एक पॉइंट पे ये इंटरसेप्ट किया भी y एक्सिस को, तो दिस इंटरसेप्ट मतलब c किसके बराबर होगा, c बराबर होगा log ऑफ k का। तो इंटरसेप्ट के जो वैल्यू होगा उससे हम k निकाल सकते हैं एंटीलॉग करके। और स्लोप का वैल्यू कितना होगा बच्चों, स्लोप हो गया हमारा 1/n, यहां से n का वैल्यू निकाल सकता है। नाउ टेक आउट दिस इक्वेशन, इसको पकड़ो, log ऑफ x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log ऑफ k। log ऑफ x/m इज इक्वल टू 1/n log ऑफ p प्लस log ऑफ k। दो केस लेंगे हम। फर्स्ट केस 1, जो कि हमारा n शुड बी ग्रेटर देन 1 था, मतलब 1/n शुड बी 0 to 1, ये था हमारा कंडीशन। तो अगर 1/n का वैल्यू 0 हुआ पहले, इफ आवर स्लोप और 1/n इक्वल्स 0, मतलब ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, log ऑफ x/m इज इक्वल टू 0 इंटू log ऑफ p प्लस log ऑफ k। इसका मतलब log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ k, मतलब x/m मतलब अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड करेगा ही नहीं, जितना भी प्रेशर बढ़ाओ घटाओ, अगर स्लोप 0 हो गया तो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ग्राफ कैसा होगा इसका, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, here will be our log of p, here will be our log of x/m, the graph will look like this। जितना भी p बढ़ाओ जितना भी p घटाओ, ना x/m बढ़ेगा ना घटेगा। ना हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट कितना हो सकता है 1/n मे बी इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा सिचुएशन, तो log ऑफ x/m इज इक्वल टू 1/n log ऑफ p प्लस log ऑफ k। तो अगर 1/n 1 हो गया, मतलब log ऑफ x/m 1 इंटू log ऑफ p प्लस log ऑफ k। तो ये हो गया log ऑफ x/m log ऑफ p प्लस log ऑफ k। ये तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b हो गया, तो इसको log ऑफ a भी लिख सकते हैं हम। तो log ऑफ p के हो गए
ये तो एक फिल्म का नाम हो गया। लॉग ऑफ पी के हो गया, मतलब व्हाट, मतलब एक्स बाई एम का वैल्यू प्रेशर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मतलब यहां पर अगर स्लोप का वैल्यू 1 हो गया, उसके बाद जितना भी प्रेशर बढ़ाओगे उतना एक्स बाई एम बढ़ेगा। तो अगर स्लोप 1 हो गया देन आवर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली वेरीज विथ प्रेशर, और अगर स्लोप हमारा 0 हो गया देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, डायरेक्टली डिपेंडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन है थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन का। पहला एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कोई भी जगह से मॉइस्चर का अमाउंट कम करना हो तो एक ढंग का एब्जॉर्बेंट आके रखो यहाँ पर, सारा एब्जॉर्प्शन, सारा जो मॉइस्चर होगा उस एयर का सब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो द एयर बिकम मच मोर ड्राई। ये हो गया कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट होता है इन हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जिसको हम बाद की वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैटालाइसिस क्या होता है और होमोजेनियस हेटेरोजेनियस क्या होता है। नंबर 3 हो गया रिमूविंग कलर्ड, रिमूविंग कलर्स, ऐसे करके लिखो, रिमूविंग कलर्स फ्रॉम कलर्ड वाटर। अगर कोई कलर्ड वाटर है तो इसमें कोई भी एक ढंग का एब्जॉर्बेंट लाके दे दो, तो ये एब्जॉर्बेंट का बॉडी में सारा का सारा कलर का जो पार्टिकल होगा वो सोख लेगा, तो हमारा जो सब्सटेंस है, जो वाटर था, वो एकदम कलरलेस हो जाएगा। मतलब दिस सब्सटेंस और दिस एब्जॉर्प्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। एक हो सकता है इन गैस मास्क, गैस मास्क जो बनाता है उसमें भी यूज होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और एक हो सकता है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस अगर हीलियम और नियोन का कोई भी मिक्सचर हो तो ये इसका तो कोई केमिकल रिएक्टिविटी उतना खास है नहीं, तो इसको सेपरेट करोगे कैसे? तो हम एक ऐसा एब्जॉर्बेंट देंगे इसमें और पकड़ लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हीलियम गैस थोड़ा ज़्यादा आके स्पीड में यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, तो जहाँ पर एब्जॉर्ब होगा तो हम इसको वहाँ पर से हटा लेंगे। मतलब हीलियम एक तरफ चला गया, नियोन एक तरफ चला गया। केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर बेस करके हमारा तो ये नोबेल गैस का जो और इनर्ट गैस का सेपरेशन थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि इसका खास उतना केमिकल एक्टिविटी है ही नहीं, और इसका भी वैसे बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है। तो दिस आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इससे बाद भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन ये जो 5 एप्लीकेशन है ये आप लिख सकते हो एग्जाम में। दिस इज द फर्स्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द कैटालाइसिस रिएक्शन, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में किया तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ तक पढ़ो, नोट्स पढ़ो, और नोट्स का जो पीडीएफ है वो मैं पिन कर दूंगा, वहां से पढ़ाई करते रहो। और इसके बाद का जो वीडियो है वो होगा हमारा कैटालाइसिस के बेसिस में, और कैटालाइसिस से शुरू करके हम अप टू कॉलेज तक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।